हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने एंटीसिपेटरी बेल को कंप्लीट कर लिया था, राइट। और सेक्शन 482 को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो सर आज क्या पढ़ेंगे? आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ केस लॉज को डिस्कस करेंगे। किससे रिलेटेड? एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड। समझ में आ रहा है? जी हाँ। तो अगर आप देखोगे तो सेक्शन 482 कंप्लीट हो चुका है। तो सर अभी आप और क्या पढ़ेंगे फिर? देखिए होता क्या है ना, सिर्फ बैरेक्ट में जो चीज़ लिखा है उससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका बेस क्लियर नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो एंटीसिपेटरी बेल का जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। डायरेक्ट प्रोविजन कंप्लीट हो चुका है, एमसीक्यू वगैरह एग्जाम में उसी में से आ सकता है, ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ। आगे क्या होगा? आगे आपका एग्जाम पर्पस के लिए मेंस हो गया, उसके लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्लास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम में अगर आएगा जैसे कि भैया एंटीसिपेटरी बेल पर शॉर्ट नोट्स लिखो, तो क्या लिखोगे? तो देखिए, तो सबसे पहले जो पढ़ चुके हैं बस उसको मैं बस रीड कर ले रहा हूँ। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल इज अ काइंड ऑफ बेल ऑब्टेन्ड इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, ठीक है। तो एंटीसिपेटरी बेल क्या है? एक ऐसा बेल है जो कि बंदा तब लेता है जब उसको लगता है कि वो अरेस्ट होने वाला है, ठीक है। इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट के एंटीसिपेशन में वो ऑब्टेन करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं गाइज, आप सभी के लिए डिस्क्लेमर, आपको 1.5x या ज़्यादा स्पीड से इस वीडियो को देखना है, ठीक है। ठीक है सर, चलिए। तो एंटीसिपेटरी बेल क्या है? ऐसा बेल है जो कि लिया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट। ओके, नाउ सेकंड, रेगुलर बेल इज ग्रांटेड ओनली व्हेन द अक्यूज्ड इज इन कस्टडी एंड वांट्स टू गेट रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टडी। देखो, रेगुलर बेल क्या होता है? रेगुलर बेल में क्या होता है? बंदा अरेस्ट हो चुका है, वो कस्टडी में है, हिरासत में है, उसके बाद वो बेल के लिए अप्लाई कर रहा है रेगुलर बेल में। बट दूसरी तरफ अगर बात करें एंटीसिपेटरी बेल, मतलब क्या? एंटीसिपेटरी बेल में क्या होता है? बंदा अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं है, अरेस्ट होने से पहले ही वो क्या कर रहा है? बेल के लिए अप्लाई कर ले रहा है। ओ माय गॉड, देखिए, तो मैं ये कह रहा था गाइस कि एंटीसिपेटरी बेल को देखें अगर हम, तो बंदा अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं है और अरेस्ट होने से पहले ही वो क्या कर रहा है? बेल के लिए अप्लाई कर देता है फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में। समझ में आ रहा है? तो वही, ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी बेल द अक्यूज्ड इज अंडर द एप्रीहेंशन, वो एप्रीहेंशन में रहता है, और एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, उसको लगता है भैया कि वो अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। उसको वो ये एप्रीहेंड कर रहा है कि भैया वो कभी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में वो अरेस्ट हो सकता है, तो उस केस में वो क्या करता है? एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है। समझ में आ गया? अच्छा, ये सब देखिए, सब पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको बस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। एग्जाम में आपको इस तरीके से पॉइंट्स को, सेक्शन 482 तो छापना ही छापना है, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स इसमें लिखा हूँ जो कि आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द एंटीसिपेटरी बेल इज अ डायरेक्शन और द ऑर्डर टू द पुलिस टू रिलीज द अक्यूज्ड ऑन बेल इफ ही इज अरेस्टेड, ठीक है। तो एंटीसिपेटरी बेल में ये ऑर्डर होता है, ये डायरेक्शन होता है कोर्ट के द्वारा कि भाई पुलिस को ये डायरेक्शन दिया जाता है, ये ऑर्डर दिया जाता है कि जब कभी भी बंदा अरेस्ट होगा, आपको इमीडिएटली क्या करना है? उसको बेल पर रिलीज कर देना है, ठीक है। उसमें एंटीसिपेटरी बेल में ये डायरेक्शन होता है। समझ में आ गया? ओके, इट इज नॉट अ स्टे ऑफ अरेस्ट। अच्छा, देखिए, ये स्टे ऑफ अरेस्ट नहीं है, समझिए बात को। ऐसा नहीं कि आप अगर एंटीसिपेटरी बेल अगर आपको मिल गया तो बंदा अरेस्ट करने आएगा ही नहीं, आपको अरेस्ट करेगा ही नहीं। नहीं, अरेस्ट करेगा, बट आप मतलब उसी वक्त आपको रिलीज कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो इट इज नॉट अ स्टे ऑफ अरेस्ट, रेदर इट इज ओनली एन ऑर्डर डायरेक्टिंग हिज रिलीज अपॉन अरेस्ट प्रोवाइडेड ही फर्निशेस बेल, ठीक है। तो जैसे ही वो बेल दे देता है, ठीक है, बाकी जो फॉर्मेलिटीज वगैरह है इसको पूरा कर लेता है, तो उसको उसी वक्त अरेस्ट, उसी वक्त छोड़ दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इट इज नॉट अ स्टे ऑफ अरेस्ट, ये याद रखिएगा। अगर एंटीसिपेटरी बेल अगर आपके पास है, इसका ये मतलब नहीं कि आप अरेस्ट होगे ही नहीं, मतलब अरेस्ट करने ही नहीं आएगा, अरेस्ट करेगा बट तुरंत आपको रिलीज कर देगा। समझ में आ गया? ओके। अच्छा,
कौन दे सकता है? पढ़े थे लास्ट क्लास में, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन देते हैं। और दोनों का कौन सा जुरिस्डिक्शन है, कौन सा पावर है? कॉन्करेंट पावर है, मतलब दोनों का सेम पावर है एंटीसिपेटरी बेल को लेके। इसका कहने का ये मतलब है कि आप चाहें तो कोर्ट ऑफ सेशन जा सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अब अगर आप चाहें तो डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जाएंगे तो याद रखिएगा, जुडिशियल प्रैक्टिस क्या कहता है, पहले कोर्ट ऑफ सेशन फिर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट अगर चले गए तो यू कांट गो बैक टू कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, इज रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और कंप्लेंट मैंडेटरी फॉर एंटीसिपेटरी बेल? मुझे बताओ, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अगर मान लीजिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या ये जरूरी है कि आपके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर हुआ हो, कोई आपके अगेंस्ट में कंप्लेन किया हो, तभी आप एंटीसिपेटरी बेल लोगे? ऐसा जरूरी है क्या मेरे भाई? तो बताओ मुझे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आइए देखते हैं। इट इज नोवेयर मेंशन्ड इन लॉ दैट एन एफआईआर और कंप्लेंट हैज टू बी लॉज्ड फॉर एंटरटेनिंग अ बेल एप्लीकेशंस, ठीक है। कहीं पर भी अगर आप देखोगे लॉ में, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि भैया बेल एप्लीकेशंस को एंटरटेन करने के लिए एफआईआर का लॉज होना जरूरी है, कंप्लेंट का लॉज होना जरूरी है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है? ओके। इवन इफ देयर इज ओनली अ रीजनेबल एप्रीहेंशन, बस आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाए, ठीक है। अगर आपको बस रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाए, एक सेकेंड, ओके, अगर आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन बस हो जाए, उतना ही काफी होता है कि आप नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हो सकते हो। आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रहा है, और रीजनेबल एप्रीहेंशन का मीनिंग में बताया था, याद है, एग्जांपल किए थे, तो वही सफिशिएंट होगा एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। समझ में आ रहा है? इन एक्चुअल प्रैक्टिस द कोर्ट आस्क्स फॉर स्टेटस रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ठीक है। अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, एक्चुअल प्रैक्टिस में मतलब रियल प्रैक्टिकल लाइफ में, ओके, द कोर्ट आस्क्स फॉर स्टेटस रिपोर्ट, कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगता है, ठीक है, वाइल डीलिंग विद द एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस। तो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस को जब डील करता है कोर्ट, तो बोलता है भैया, पुलिस को बोलता है, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसको बोलता है कि भैया थोड़ा स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, इसके बारे में स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, ठीक है। एंड ऑल्सो डिमांड्स प्रोडक्शन ऑफ एफआईआर इफ लॉस्ट, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो जब कभी भी कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस को एंटरटेन करता है ना, तो वो एक ही चीज़ मांगता है पुलिस से या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, और वो है स्टेटस रिपोर्ट। क्या है? स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है कि भैया, मतलब अब देखो, कोर्ट तो नहीं देखने गया ना कि क्या हुआ है, तो पुलिस वालों से पूछता है कि ये जो बोल रहा है एंटीसिपेटरी बेल के लिए मांग रहा है, तुम कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ किए हो क्या, कहाँ तक क्या हुआ है, बताओ मुझे, थोड़ा सा उसका रिपोर्ट दो, ठीक है। ये जो कह रहा है, इसको जो डर लग रहा है वो सही लग रहा है क्या, समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं स्टेटस रिपोर्ट। समझ में आ रहा है? ओके। और अगर कहीं कहीं पर अगर बाय चांस एफआईआर अगर लॉस हुआ है, तो एफआईआर का कॉपी भी मांगता है कौन? कोर्ट। तो दो चीज मांगता है बेल एप्लीकेशंस, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस को एंटरटेन करने के लिए, पहला स्टेटस रिपोर्ट, दूसरा है तुम्हारा एफआईआर का कॉपी अगर है तो। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो समझ में आया। तो अगर कोई पूछेगा क्या एफआईआर का रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या एंटीसिपेटरी बेल के लिए, क्या कंप्लेन करना जरूरी है क्या एंटीसिपेटरी बेल के लिए? नहीं मेरे भाई, कंप्लेंट हुआ हो जरूरी नहीं है, एफआईआर लॉज हुआ हो जरूरी नहीं है, आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन यह है कि आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रीजनेबल एप्रीहेंशन इज इंपॉर्टेंट हियर, राइट। चलिए आगे बढ़ें, और आज का सबसे इंपॉर्टेंट, गुरुबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। ये याद रख लो मेरे भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो, जब कभी भी एंटीसिपेटरी बेल का आएगा क्वेश्चन, तो ये आपको ये केस लॉ को लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है, ठीक है। गुरुबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो ये बहुत ही लैंडमार्क केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिया था एंटीसिपेटरी बेल को लेके। तो एंटीसिपेटरी बेल को लेके बहुत सारा गाइडलाइंस दिया था कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो यानी क्या, यानी जब कभी भी आप एंटीसिपेटरी बेल पढ़ोगे, बेल चैप्टर पढ़ोगे, सिर्फ एंटीसिपेटरी बेल नहीं भाई, बेल का जब भी क्वेश्चन आएगा भाई, गुरुबख्श सिंह सीबिया का केस तो आपको लिखना ही पड़ेगा, कोट करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो याद करो, जब कभी भी बेल का चीज आ गया, बेल का क्वेश्चन आ गया, तो गुरुबख्श सिंह सीबिया का आपको केस
कोर्ट करना ही पड़ेगा। तो क्या है, गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस थे, उसको मैं समराइज करके ले आया हूं, पढ़ेंगे, याद करेंगे और आप उसको अपने ब्लड में डाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, जैसे ही पढ़ोगे बेल चैप्टर तो गुरबख्श सिंह सिबिया का केस आपको याद आना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, देखिए कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन। इसमें कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, देखो कोर्ट ने कहा कि भाई जो सेक्शन 438 है, अभी क्या हो चुका है 438, ये पुराना सीआरपीसी का एंटीसिपेटरी बेल का सेक्शन है। ठीक है, पहले जो सीआरपीसी हुआ करता था उसमें एंटीसिपेटरी बेल कौन सा सेक्शन में होता था, 438 में। ओके, अभी क्या हो चुका है 482। ओके, तो कोर्ट ने ये कहा कि मेरे भाई ये जो एंटीसिपेटरी बेल का जो सेक्शन है, इट इज अ डायमेंशन ऑफ आर्टिकल 21। ये आर्टिकल 21 का ही एक क्या है, डायमेंशन है। इट इज रिलेटेड टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी एंड रेपुटेशन ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये सेक्शन भी पर्सनल लिबर्टी, लाइफ, डिग्निटी, रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड है। हैंस अ लिबरल इंटरप्रिटेशन शुड बी गिवन टू सेक्शन 438। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला इन्होंने, क्या बोला, बोला लिबरल इंटरप्रिटेशन आपको देना पड़ेगा सेक्शन 438 को। मतलब क्या भाई, कि आपको थोड़ा सा लिबरल अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल, जब भी आप सिर्फ एंटीसिपेटरी बेल का बोल रहे हैं यहाँ पर, जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल को लेकर देखेंगे, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल को डील करेंगे, तो उस समय आपको लिबरल अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। यानी क्या, द जनरल टिल्ट शुड बी टुवर्ड्स ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल। मतलब क्या कि लिबरल अप्रोच मतलब क्या भाई, कि जो कोर्ट हैं उनको उनका झुकाव किस तरफ होना चाहिए, बेल ग्रांट करने में, समझे कि नहीं? तो ये बोला गया, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि आर्टिकल 21 जो कि लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का जो बात करता है, ठीक है, उसका ही एक डायमेंशन कोर्ट ने बताया। कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 21 का ही एक डायमेंशन है तुम्हारा 438। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, एक लिबरल इंटरप्रिटेशन देना चाहिए सेक्शन 438 को, और ट्राई करना चाहिए कि भैया एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट कर दिया जाए। समझे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज थ्रेटेंड विथ फॉल्स अरेस्ट इन पॉलिटिकल वेंडेटा, द कोर्ट शुड प्रीफर एंटीसिपेटरी बेल टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी अनलेस देयर इज अ सॉलिड रिस्क टू इनजस्टिस, सॉलिड रिस्क टू जस्टिस। समझे? अगर मान लो किसी को फॉल्स केस में, मान लो पॉलिटिकल राइवलरी चल रहा है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट में, जो लीडर है उसके अगेंस्ट में केस कर दिया झूठा मूठा जानबूझ के, ताकि वो अंदर चला जाए और भाई ये अच्छा से प्रमोशन कर सके। जैसे आपको पता होगा मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, मैं कोई पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, बट मैं जो कह रहा हूँ समझिए। ठीक है, इफ समवन इज थ्रेटेंड विद द फॉल्स अरेस्ट, मान लो किसी को डराया जा रहा है फॉल्स अरेस्ट के नाम से, हाँ, इन पॉलिटिकल वेंडेटा, द कोर्ट शुड प्रीफर एंटीसिपेटरी बेल। तो उस केस में भाई कोर्ट को एंटीसिपेटरी बेल दे देना चाहिए। समझेंगे नहीं? क्योंकि मालूम भी होता है कि भैया ये सब पॉलिटिकल लड़ाई वगैरह है, जानबूझ के कर रहे हैं फंसाने के लिए। समझे? तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इसमें क्या हमने सीखा, पहला पॉइंट ये सीखा कि जब कभी भी एंटीसिपेटरी बेल का क्वेश्चन अगर आएगा कोर्ट के सामने, तो कोर्ट का जनरल झुकाव किस तरफ होना चाहिए कि भैया बेल को दे दिया जाए, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया जाए। तो जनरल टिल्ट शुड बी टुवर्ड्स ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल। समझ में आ गया? ओके। दूसरा है एंटीसिपेटरी बेल इज अ प्री अरेस्ट लीगल प्रोसीडिंग। मुझे बताओ, एंटीसिपेटरी बेल प्री अरेस्ट है या पोस्ट अरेस्ट है? प्री अरेस्ट है सर, ये तो इतना तो पढ़ चुके हैं, इतना तो मालूम है हमको। ठीक है भाई, तो ये एंटीसिपेटरी बेल क्या है, ये प्री अरेस्ट लीगल प्रोसीडिंग है। और जो रेगुलर बेल क्या है, रेगुलर बेल पोस्ट अरेस्ट लीगल प्रोसीडिंग है। समझ में आया? और एंटीसिपेटरी बेल इज अ प्री अरेस्ट लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, और वहीं पर पोस्ट रेगुलर बेल अपना क्या है, रेगुलर बेल अपना पोस्ट अरेस्ट रेगुलर प्रोसीडिंग है। समझ में आया? एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, अरेस्ट से पहले होता है, और रेगुलर बेल अरेस्ट के बाद लिया जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट, एंटीसिपेटरी बेल इंजंक्टिव ऑर्डर है। ओ माय गॉड, इंजंक्टिव ऑर्डर मतलब क्या सर? इंजंक्टिव ऑर्डर है, अभी बताया था कि इंजंक्टिव ऑर्डर का मतलब है कि आपको कस्टडी में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो एंटीसिपेटरी बेल इज एन इंजंक्टिव ऑर्डर, वेयर एज रेगुलर बेल इज अ रेमिडियल ऑर्डर। समझो? फिर से देखो, एंटीसिपेटरी बेल आपका है इंजंक्टिव ऑर्डर, और इसको मैं अलग
कलर से कर देता हूँ, ठीक है। और आपका जो रेगुलर बेल है, ये जो रेगुलर बेल है आपका वो है रेमिडल ऑर्डर, ठीक है, याद रखिएगा। जो हमारा एंटिसिपेटरी बेल होता है वो इंजंक्टिव ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। और जो रेगुलर बेल होता है जो आफ्टर अरेस्ट आप अप्लाई करते हो वो रेमिडल ऑर्डर होता है, ठीक है। इट इज एन इंजंक्शन अपॉन कस्टडी। सर इंजंक्टिव ऑर्डर मतलब क्या, वही यहां पर देखो बताया गया है। इंजंक्टिव ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको हिरासत में पुलिस लेके नहीं जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये इंजंक्शन अपॉन कस्टडी है, ओके, ठीक है सर। इट इज एन इंजंक्शन अपॉन कस्टडी एंड नॉट अगेंस्ट अरेस्ट। अरेस्ट के अगेंस्ट में इंजंक्शन नहीं है, मतलब इट इज नॉट अ स्टे ऑन अरेस्ट। याद है हमने पढ़ा था, आपको अरेस्ट करने आएगा, ऐसा नहीं कि अरेस्ट करने ही नहीं आएगा, अरेस्ट करने आएगा बट आपको उसी वक्त छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, कस्टडी में लेके नहीं जाएगा, इसीलिए बोला जाता है इट इज एन इंजंक्टिव ऑर्डर। लेकिन रेगुलर बेल क्या है, वो रेमिडल ऑर्डर है, ओके। रेगुलर बेल ऑन द अदर हैंड इज अ रेमिडल इन द सेंस दैट द एक्यूज्ड इज ऑलरेडी इन द कस्टडी एंड एज अ रिलीफ ही इज रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टडी। तो वो ऑलरेडी क्या होता है, इट इज एन इंजंक्शन अपॉन कस्टडी एंड नॉट अगेंस्ट अरेस्ट। समझ में आया। तो एंटिसिपेटरी बेल आपका इंजंक्टिव ऑर्डर होता है, रेगुलर बेल आपका रेमिडल ऑर्डर होता है। इंजंक्टिव ऑर्डर का मतलब है कि कस्टडी में इंजंक्शन दिया गया है, अरेस्ट को लेकर नहीं। और रेगुलर बेल दूसरी तरफ रेमिडल ऑर्डर है, इसका मतलब यह है कि एक्यूज्ड ऑलरेडी कस्टडी में होता है और एज अ रिलीफ उसको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है कस्टडी से, तो इसलिए वो रेमिडल ऑर्डर है। समझ में आ गया। तो एंटिसिपेटरी बेल इंजंक्टिव ऑर्डर है और रेगुलर बेल आपका रेमिडल ऑर्डर है, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट अ ब्लैंकेट ऑर्डर फॉर ऑल द केसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल गया तो क्या आपको सभी ऑफेंस के लिए आपको एक लाइसेंस मिल गया क्या, मुझे बताइए। आपको अगर एंटिसिपेटरी बेल मिला है तो जो एंटिसिपेटरी बेल मिला है वो तो कोई पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए मिला होगा ना। फॉर एग्जांपल कि आपने एंटिसिपेटरी बेल लिया कि आपकी जो वाइफ है आपके नाम पर डाउरी केस कर दी है, ठीक है, झूठा केस कर दिया डाउरी का, डोमेस्टिक वायलेंस का, ठीक है, तो आप एंटिसिपेटरी बेल ले लिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप दूसरा क्राइम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई रॉबरी का केस हुआ और उसमें आपको पुलिस वाला पकड़ने आया, तो क्या पकड़ नहीं सकता, क्या अरेस्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल करेगा भाई, क्योंकि आपको जो एंटिसिपेटरी बेल मिला है वो पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए है, वो है आपका सिर्फ डाउरी केस के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस का केस के लिए है। बट आपने जो दूसरा क्राइम किया है, मतलब जो भी क्राइम भले ना किया हो बट जिसमें आप सस्पेक्ट किया जा रहा है कि आप इन्वॉल्व हो, तो उस केस में आपको ये एंटिसिपेटरी बेल काम नहीं करेगा। मतलब क्या, एंटिसिपेटरी बेल जो होता है वो स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए होता है, ये ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं होता कि भैया एक बार मिल गया तो सारा ऑफेंस के लिए मुझे एक बार प्रोटेक्शन मिल गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए, एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट अ ब्लैंकेट ऑर्डर। भैया ये ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है, नॉट अ ब्लैंकेट ऑर्डर, इट इज नॉट अ ब्लैंकेट ऑर्डर फॉर ऑल द केसेस, सब केस के लिए। रादर एक्यूज्ड हैज टू बी स्पेसिफिक, एक्यूज्ड को स्पेसिफिक होना पड़ेगा मेरे भाई, एंड मेंशन द पर्टिकुलर ऑफेंस एंड केस, उसको पर्टिकुलर ऑफेंस और केस बताना पड़ेगा। तो यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब कभी भी केस रजिस्टर्ड होता है तो उसको एक FIR नंबर होता है, समझ में आ रहा है। द कोर्ट कैन गिव एंटिसिपेटरी बेल फॉर FIR नंबर इतना इतना, समझे कि नहीं। तो इसलिए स्पेसिफिक हो गया कि नहीं, क्योंकि कोर्ट जब भी आपको एंटिसिपेटरी बेल देगा तो FIR नंबर वगैरह मेंशन करता है, समझे कि नहीं, जो कि स्पेसिफिक इंसिडेंट को वो रेफर करता है। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एंटिसिपेटरी बेल है वो ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है सभी ऑफेंस के लिए, वो स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए दिया जाता है। समझ में आ गया। तो अभी तक 4 पॉइंट पढ़े, क्या क्या पढ़े, चलो बहुत ही ब्रीफली बताओ। सबसे पहला हमने ये पढ़ा कि लिबरल अप्रोच फॉलो किया जाएगा एंटिसिपेटरी बेल को ग्रांट करते वक्त, मतलब जनरल टिल्ट क्या होगा, एंटिसिपेटरी बेल को ग्रांट करना। दूसरा, ये प्री अरेस्ट प्रोसीडिंग है एंटिसिपेटरी बेल, और रेगुलर बेल क्या होता है, पोस्ट अरेस्ट प्रोसीडिंग होता है। तीसरा हमने पढ़ा कि जो एंटिसिपेटरी बेल होता है वो इंजंक्टिव ऑर्डर होता है अपॉन कस्टडी, और और जो अपना रेगुलर बेल होता है वो रेमिडल ऑर्डर होता है, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा चौथा कि ये ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है, मतलब ये एक प्रोटेक्शन नहीं है फॉर ऑल द ऑफेंसेस, ठीक है, ये स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए ही एंटिसिपेटरी बेल मिलता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर, FIR इज नॉट अ प्री कंडीशन, अभी पढ़े थे, क्या FIR का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है क्या एंटिसिपेटरी बेल के लिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो FIR रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ प्री कंडीशन, ठीक है, तो जरूरी नहीं है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, नॉट अ प्री कंडीशन, ठीक है। सिक्स्थ नंबर पॉइंट, प्राइमा फेसी केस, द एक्यूज्ड has to prove the prima facie case in his favor as to why he anticipates arrest। जो accused है मेरे भाई, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो प्राइमा फेसी केस इसके फेवर में है,
क्या करना पड़ेगा, एक्यूज को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो प्राइमा फेसी केस इसके फेवर में है कि क्यों ये ऐसा सोच रहा है, ये ऐसा एंटिसिपेट कर रहा है कि ये अरेस्ट होने वाला है, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा प्राइमा फेसी। मतलब सर आइए समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। फॉर एग्जाम्पल एक सीन है, सोचिए रमेश एंड हिज वाइफ हैव सीरियस मैरिटल डिस्प्यूट्स। रमेश है और उसकी वाइफ है, दोनों का बहुत भयंकर तरीके से झगड़ा चल रहा है, ठीक है। द वाइफ्स फैमिली थ्रेटन्स दैट दे विल गेट रमेश अरेस्टेड ऑन अ फॉल्स डाउरी केस। तो जो वाइफ के जो फैमिली थे उन्होंने धमकी दिया कि भाई सुनना रमेश बेटा तो फंसा, तेरे को दहेज का केस में फंसाएंगे, भयंकर तरीके से फंसाएंगे। कौन बोल रहा है, जो वाइफ के घर वाले हैं वो हस्बैंड को धमकी दिए कि तेरे को डाउरी केस में फंसा देंगे। ये है सीन, समझ में आ गया, ओके। अब देखो प्राइमा फेसी ग्राउंड क्या मिला, कोर्ट को क्या मिला, देखो रमेश सबमिट्स द व्हाट्सएप चैट और अ रिकॉर्डिंग वेयर द थ्रेट्स आर मेड। रमेश क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये सब धमकी कौन दिया था, उनके घर वाले दिए थे लड़की के, फॉर एग्जाम्पल उसका साला दिया था, ठीक है, उसका ससुर दिया था, लड़की खुद दी थी धमकी, तो व्हाट्सअप चैट में ये सब धमकी दिया जा रहा था फॉर एग्जाम्पल। तो रमेश क्या किया, व्हाट्सअप चैट दिखा दिया, ठीक है, रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग भी रखा था वो सुना दिया, और ये भी बताया ही स्टेट्स ही हैज़ बीन समन्ड रिपीटेडली बाय द पुलिस एंड फियर्स अरेस्ट। और ये भी बताया कि देखो भाई इसको बार बार समन भेजा गया है और पुलिस के द्वारा, और इसको लग रहा है कि ये अरेस्ट होगा, समझ में आया। और ये एविडेंस ये भी देता है कि ही स्टेड सेपरेटली एंड वाज नॉट इन्वॉल्व इन एनी डाउरी डिमांड। और ये भी बताता है कि भाई देखो कितने साल से हम लोग तो दूर हैं, हाँ अलग रह रहा हूँ मैं, फिर भी ये मेरे को फंसा रही है डाउरी का केस में। मैं डाउरी कैसे डिमांड करूँगा, मैं तो बात भी नहीं करता हूँ। आप कॉल हिस्ट्री देख लो तो देखो ये सारा जो चीज़ जो फैक्ट्स हमारे सामने आया, ये प्राइमा फेसी क्या बता रहा है कि भैया ये हाँ हो सकता है कि ये सच बोल रहा हो और ये अरेस्ट करने पुलिस वाले आ सकते हैं, और सच में ये एप्रीहेंशन लग रहा है कि अरेस्ट होगा, तो इस केस में एंटिसिपेटरी बेल तो इसको दे देना चाहिए ना, समझे कि नहीं। तो वही चीज़ है, तो रिजल्ट क्या होगा, द कोर्ट सीज जेन्युइन ग्राउंड्स। तो कोर्ट क्या करेगा, जेन्युइन ग्राउंड्स चेक करेगा, नॉट जस्ट अ फीलिंग, ये फीलिंग नहीं है, ग्राउंड चेक किया एंड देयर इज अ प्राइमा फेसी केस फॉर एंटिसिपेटरी बेल। और ये लग रहा है कि हाँ प्राइमा फेसी केस बन रहा है एंटिसिपेटरी बेल के लिए, समझ रहा है। तो इसलिए एक्यूज्ड को प्राइमा फेसी केस प्रूव करना पड़ेगा कि उसके फेवर में है कि क्यों ये एंटिसिपेट कर रहा है ये अरेस्ट हो सकता है बोल के, समझ में आया। तो प्राइमा फेसी केस इसके फेवर में बनना चाहिए एंटिसिपेटरी बेल को लेकर, ठीक है। 7th नंबर पॉइंट है तुम्हारा रीजंस टू बिलीव, और इसको लेकर तो ऑलरेडी बहुत सारे पढ़ चुके हैं, और लास्ट वाला जो एग्जांपल है इसमें बेटर फिट बैठता है, और पहला क्लास में भी हमने पढ़ा था। मुझे बताओ जो बिलीफ होगा वो रीजनेबल बिलीफ होना चाहिए कि इमोशन के बेसिस पे होना चाहिए, हाँ तो रीजनेबल बिलीफ होना चाहिए। वही देखो, फॉर ऑब्टेनिंग एंटिसिपेटरी बेल द एक्यूज्ड हैज टू प्रूव दैट, एक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ेगा क्या, ही हैज अ रीजन टू बिलीव और रीजनेबल एप्रीहेंशन। एक्यूज्ड को ये प्रूव करना पड़ेगा कि भैया इसके पास रीजन टू बिलीव है, इसके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन है अरेस्ट को लेकर इन अ पर्टिकुलर केस। मेयर फियर और बेसलेस सस्पिशन कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर एंटिसिपेटरी बेल। सिर्फ डर जाना और बेसलेस सस्पिशन ग्राउंड नहीं बन सकता एंटिसिपेटरी बेल को लेके। आप सिर्फ डर रहे हो, ठीक है, आपको बस फीलिंग आ रहा है, सामने वाला बंदा जो है आपको पसंद नहीं करता, आप पर केस कर देगा। अरे भाई ये क्या मतलब हुआ, क्या कभी आपको उसने डराया है, व्हाट्सएप में धमकी दिया है, ये किया है। तो जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल में जो वाइफ थी धमकी दे रही थी, कॉल रिकॉर्डिंग था, ये सारा चीज़ था, तो उस केस में आप कह सकते थे कि भैया ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है। बट सिर्फ बेसलेस सस्पिशन होना, मेयर फियर होना, ये नहीं चलेगा फॉर ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल। समझ में आ रहा है। तो ये तो ऑलरेडी हमने अच्छे से पढ़ लिया है पहला क्लास में, ठीक है, ठीक है। रेदर द एक्यूज्ड विल हैव टू शो टैंजिबल सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ विच ही एप्रीहेंड्स अरेस्ट। तो एक्यूज्ड को बताना पड़ेगा कि क्यों उसको लग रहा है कि वो अरेस्ट हो सकता है, उसको सर्कमस्टेंसेस बताना पड़ेगा, जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो रीजंस टू बिलीव होना चाहिए, रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर बताओ मुझे, क्या एंटिसिपेटरी बेल कौन देगा, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, कोई भी दे सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों का कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। क्या मजिस्ट्रेट्स कोर्ट
दे सकता है क्या एंटिसिपेटरी बेल? नहीं दे सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन शैल डिसाइड द एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस। तो हाई कोर्ट जो होंगे, जो कोर्ट ऑफ सेशन होगा, वो एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस को डिसाइड करेंगे एंड शुड नॉट लीव इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट्स पर ये नहीं दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट विल नॉट डिसाइड द एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। समझाया? अच्छा, अगर मुझे एक बात बताइए, अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाता है तो क्या आपको ये लाइसेंस मिल गया है क्या कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करेंगे? ऐसा बोल दोगे क्या? अब मुझे एंटिसिपेटरी बेल मिल गया है, पुलिस बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं मेरे भाई नहीं। याद करो कंडीशन, सेक्शन 482 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता था कि आप कोऑपरेट करोगे इन्वेस्टिगेशन के साथ। द accused will make himself available for the investigation, oh my god, whenever required। याद है? तो वही चीज, एंड इट इज नॉट अ लाइसेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशंस में आओगे नहीं, हेल्प नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। समझे कि नहीं? एंटिसिपेटरी बेल मिला है तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो देखिए, एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट अ लाइसेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशन में आ ही नहीं रहे हो तो ये सब नहीं चलेगा। इट इज स्टिल मैंडेटरी टू कोऑपरेट इन इन्वेस्टिगेशन। समझ आया? ओके। 10, मुझे बताओ एंटिसिपेटरी बेल कब तक वैलिड रहता है? ड्यूरेशन क्या रहता है? अगर एक बार आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल गया तो ये कब तक इसका वैलिडिटी रहेगा मेरे भाई? ये कब एक्सपायर होगा? इसका कोई एक्सपायरी डेट है या नहीं है? आइए समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर हम लोग अलग से 15 से 20 मिनट देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए, अगर मैं ब्रीफ पूरा मतलब क्रक्स कट टू कट बात करूं, एंटिसिपेटरी बेल कब तक वैलिड रहता है? जब तक जान है। मतलब दो आंसर है, अनलिमिटेड पीरियड और दूसरा है लिमिटेड पीरियड। मतलब दोनों केस के लिए हैं। हाँ देखो, एंटिसिपेटरी बेल ग्रांटेड आइदर फॉर लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड पीरियड के लिए भी हो सकता है मेरे भाई। हाँ, फॉर एग्जांपल 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता के लिए दिया जा सकता है, और अनलिमिटेड पीरियड के लिए भी दिया जा सकता है। ओ माय गॉड, मतलब टिल द कंप्लीशन ऑफ ट्रायल, ट्रायल के खत्म होने तक भी आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल सकता है। मतलब समझे कि नहीं? तो एंटिसिपेटरी बेल जो आपको मिलेगा उसका जो ड्यूरेशन है वो हो सकता है अनलिमिटेड पीरियड के लिए दिया जाए या फिर हो सकता है लिमिटेड पीरियड के लिए दिया जाए। तो कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है। समझ में आया? तो वो फैक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। समझे कि नहीं? तो जो फैक्ट्स क्या है, सर्कमस्टांसेस, केस का सर्कमस्टांसेस क्या है, फैक्ट्स क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो एंटिसिपेटरी बेल लिमिटेड पीरियड के लिए भी दिया जाता है और अनलिमिटेड पीरियड के लिए दिया जाता है। अनलिमिटेड पीरियड मतलब जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक। ओहो, ठीक है। 11 नंबर, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट आई होप, और लास्ट पॉइंट है, उसके बाद इसको खत्म कर देंगे क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। ठीक है, चलिए, यह है 11th नंबर पॉइंट है डिम्ड कस्टडी। क्या है डिम्ड कस्टडी? मतलब क्या, समझिए, भले ही आपको छोड़ दिया गया है, भले ही आपको छोड़ दिया गया है एंटिसिपेटरी बेल पर, ठीक है, लेकिन फिर भी ये माना जाएगा कि आप पुलिस के कस्टडी में हैं। ओ माय गॉड, फिर भी ये माना जाएगा कि आप पुलिस के कस्टडी में हैं, डिम्ड कस्टडी माना जाएगा। और इसीलिए जो सेक्शन 27 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो अभी बन चुका है 23 का 2 BSA का, वो भी अप्लाई करेगा। ओ माय गॉड सर, मतलब क्या? मतलब समझिए क्या होता है। आपको पता होगा कि पुलिस को दिया गया कोई सा भी स्टेटमेंट, कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी स्टेटमेंट, उसका एविडेंशियरी वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। और आप तो एंटिसिपेटरी बेल पे निकल चुके हो, आप इन्वेस्टिगेशन में जो भी बोलोगे, जो भी बताओगे, तो उसका वैल्यू भी 0 ही होगा। लेकिन 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 अगर आप बाहर हो, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल किसी चीज के बारे में बताए, फॉर एग्जांपल कोई वेपन के बारे में बताए कि आपने मारकर वेपन कहां पर छुपा के रखा था फॉर एग्जांपल, तो उस केस में आपने जो स्टेटमेंट्स दिया उतना स्टेटमेंट्स वैलिड होगा। मतलब समझो, इफ द एक्यूज्ड इवन इफ आर एंटिसिपेटरी बेल और नॉट अरेस्टेड, देखो क्या बोल रहा है, इफ द एक्यूज्ड इवन इफ ऑन एंटिसिपेटरी बेल और नॉट अरेस्टेड बट इन डीम्ड कस्टडी मेक्स अ स्टेटमेंट। देखो क्या बोल रहा है कि जो एक्यूज्ड है वो एंटिसिपेटरी बेल पर है, अभी अरेस्ट हुआ नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन माना जाएगा वो डिम्ड कस्टडी है, मतलब माना जाएगा कि पुलिस के कस्टडी में ही है। मेक्स स्टेटमेंट, अगर कोई वो स्टेटमेंट देता है, कौन देता है स्टेटमेंट? जो रिलीज हो चुका है, मतलब रिलीज हो चुका है मतलब एंटिसिपेटरी बेल पर बाहर है अभी, और वो कोई स्टेटमेंट्स दिया और उस स्टेटमेंट के वजह से कोई फैक्ट का डिस्कवरी हो गया। ओ माय गॉड, मतलब कोई वेपन मिल गया, उसने जो बोला उसके वजह से, उसके बोलने के बाद
कोई वेपन का डिस्कवरी हुआ, कोई स्टोलन गुड्स का डिस्कवरी हुआ, तो दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, तो उसने जो जितना स्टेटमेंट कहा विच लीड्स टू सच डिस्कवरी इज एडमिसिबल इन द कोर्ट, तो उसने जो भी स्टेटमेंट बोला उतना पार्ट जो उस डिस्कवरी के लिए रेलिवेंट है वो क्या होगा, एडमिसिबल हो जाएगा कोर्ट में, ठीक है, अंडर सेक्शन 27। ओनली द पोर्शन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिकवरी कैन बी यूज एज एविडेंस, तो जितना पार्ट उसने बोला उतना ही पार्ट रिलेवेंट होगा। वैसे इस पॉइंट को उतना आप फोकस नहीं कीजिए, इंडियन एविडेंस एक्ट में हम अच्छे से पढ़ेंगे, बस ये याद रख लीजिए कि एंटिसिपेटरी बेल जो है, ठीक है, सेक्शन 27 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है उसमें भी ये लगता है। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कंसेप्ट ऑफ डिम्ड कस्टडी शैल अप्लाई इवन इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है। तो डिम्ड कस्टडी अप्लाई होता है एंटिसिपेटरी बेल के केस में, बस आपको इतना याद रख लेना है, ठीक है। मतलब अगर आप पुलिस के, भले ही आप छूट गए हों फिर भी ये माना जाएगा कि आप पुलिस के ही कस्टडी में हैं, तो उसी हिसाब से डील होगा जैसे पहले होता था। अगर आप कोई स्टेटमेंट दिए उसका वैल्यू 0 है, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट दिए और उसके वजह से कोई फैक्ट्स का डिस्कवरी हो गया तो उतना पार्ट एडमिसिबल होगा, बट बाकी पार्ट एडमिसिबल नहीं होगा, आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कन्फेशन किया कि मैंने मारा है, तो ये एडमिसिबल होगा क्या? एडमिसिबल नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि सेक्शन 25-26 इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या बोलता है? बोलता है पुलिस को दिया गया या फिर पुलिस का कस्टडी में दिया गया कोई सा भी स्टेटमेंट का वैल्यू क्या है? 0 है, नॉट एडमिसिबल, समझे? अच्छा, तो ये था 11 पॉइंट तुम्हारा किसका, गुरबख्श सिंह सिबिया और वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ये 11 पॉइंट्स, ये 11 गाइडलाइंस था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि आपको याद होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 11 पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए। जो LLB के स्टूडेंट है भाई, आपको तो कोट करना ही पड़ेगा, आपको तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो ओजेस बोल रहा हूँ क्योंकि उड़ीसा में तो ओजेस चलता है, तो जितने भी जुडिशियरी एस्पायरेंट्स हैं आपको केस लॉज में जो इंपॉर्टेंट बातें दिए गए हैं वो भी पता होना चाहिए। तो ये 11 बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया ये आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या कहा, ठीक है। एक बार ब्रीफली बता दें, रिवाइज कर ले ब्रीफली। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि भैया जनरल लिबरल अप्रोच आपको अपनाना चाहिए जब कभी भी आप एंटिसिपेटरी बेल को डील कर रहे हैं, तो ठीक है। मतलब कोर्ट का जनरल झुकाव किस तरफ होना चाहिए? एंटिसिपेटरी बेल को ग्रांट करने की तरफ। दूसरा, ये प्री अरेस्ट होता है एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल पोस्ट अरेस्ट होता है। तीसरा, इंजंक्टिव ऑर्डर है। एंटिसिपेटरी बेल क्या है? इंजंक्टिव ऑर्डर है अपॉन कस्टडी। और जो तुम्हारा रेगुलर बेल होता है वो कौन सा ऑर्डर होता है? वो रेमिडियल ऑर्डर होता है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी कस्टडी में हो, उसके बाद आप रेमिडी की तरह रिलीज हो रहे हो, ओके। अच्छा, ये ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है ऑल द ऑफेंसेस, सभी ऑफेंस के लिए आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है क्या? नहीं, स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए, तो इसलिए ये ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है। क्या FIR का रजिस्टर्ड होना जरूरी है क्या? नो, नॉट इंपॉर्टेंट, सो नॉट अ प्री कंडीशन। तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज नॉट अ प्री कंडीशन, ठीक है। फिर प्राइमा फेसी केस आपके फेवर में होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? बाकी फैक्ट्स वगैरह को बताओगे कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, मैं क्यों रीजनेबल, क्यों मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ। देखिए आप सब चीज़ दिखा दीजिए, व्हाट्सएप चैट दिखा दिए, रिकॉर्डिंग बता दिए, ठीक है। आपने ये बताया कि पुलिस बार बार मुझे समन भेज रहा है और मैं तो यहाँ पर रहता नहीं हूँ, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, और मेरे जो फैमिली वाले हैं धमकी दे, मेरे जो ससुराल वाले हैं धमकी दिए हैं, तो ये कैसे हो सकता है? इसीलिए तो ये सब क्या लग रहा है? प्राइमा फेसी केस लग रहा है कि भैया आप सही बोल रहे हो, और उस केस में आप सच में आप मतलब रीजनेबल अप्रीहेंशन है, आप अरेस्ट हो सकते हो, तो उस केस में एंटिसिपेटरी बेल आपको मिल सकता है। फिर रीजन टू बिलीव वही वाला है कि रीजनेबल अप्रीहेंशन होना चाहिए और रीजंस टू बिलीव होना चाहिए। अच्छा, रोल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन और कौन देता है? कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट देता है? क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट देता है? क्या नहीं देता है? दोनों का क्या जुरिस्डिक्शन है? कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं देता एंटिसिपेटरी बेल। अच्छा, एक बार अगर आपको लाइसेंस, अगर आपको मिल गया एंटिसिपेटरी बेल, तो क्या आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करोगे? करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। अच्छा, कब तक वैलिड रहेगा एंटिसिपेटरी बेल? जब तक है जान, मतलब जब तक ट्रायल चलेगा, मतलब कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है लिमिटेड पीरियड के लिए भी और अनलिमिटेड पीरियड के लिए भी। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, इसका केस लॉ है, ठीक है, सुशीला अग्रवाल का देखेंगे। अच्छा, डिम्ड कस्टडी का कंसेप्ट अप्लाई होता है एंटिसिपेटरी बेल के केस में, बस, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो इस क्लास में हमने क्या पढ़ा? जो हमने एंटिसिपेटरी बिल में ऑलरेडी पढ़ चुका है उसको हमने बस रिवाइज किया पॉइंट के हिसाब से, और हमने ये पढ़ा कि FIR जरूरी है
कंप्लेन जरूरी है क्या एंटिसिपेटरी बेल को लेकर? नहीं जरूरी है। फिर हमने गुरुबख्श सिंह सिविया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का गाइडलाइंस को हमने अच्छे से गो थ्रू किया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में बता दूं आपको, देखिए ये पढ़ेंगे ड्यूरेशन में, अभी बताया ना कि कब तक वैलिड रहेगा, तो उसका एक एक केस पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एंटिसिपेटरी बेल कितना बार फाइल कर सकते हैं, एंटिसिपेटरी बेल कब तक वैलिड रहेगा, ये 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा, हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो और एक क्लास में मेरे ख्याल से एंटिसिपेटरी बेल पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ये सब मैं वो बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्लास में एंटिसिपेटरी बेल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके साथ, और उसके बाद हम रेगुलर बिल स्टार्ट करेंगे 478 सेक्शन, समझ में आया। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए। और भाई वीडियो को कोई लाइक नहीं करता यार, इतना एफर्ट्स दिया जा रहा है, वीडियो को लाइक तो करो यार, तभी तो यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या करेगा, हम लोग को प्रमोट करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। लाइक करोगे तभी तो वीडियो और वायरल होगा ना यार, समझो थोड़ा। और वीडियो को देखो, सब्सक्राइब भी करो। मैं आपको इतना एश्योरेंस दे रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ बहुत ही इन डेप्थ बता रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा अलग ही तरीका है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए।